लेट्स लर्न स्क्वाड, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। मस्त तरीके से क्वेश्चंस करते हैं और एक अप्रोच बनती है ना। और साथ में आप पोल में जवाब भी देंगे। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस को उठाया है और उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतने आप शेयर तो ज़रूर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी दिनों से सेशन जो है आपका प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से। ठीक है जी, अब से और 20 तारीख तक दबा करके काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए, बफरिंग अब नहीं होगी मेरे ख्याल में। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी बफरिंग होनी चाहिए। यहाँ से सब ओके है, फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बफरिंग थोड़ी तो है यार, सही बोल रहे हो आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर असाइंड टू अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या है? एक चैप्टर है आपका अप यू गो हाई करके, जिसमें बछेंद्री पाल और ग्रुप लीडर जो आपका उत्तरकाशी में एक इंस्टीट्यूट है, ये सारी बातें हैं और इन सब पे एक एक क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है ना। तो ये इस बार की हिंदी में थोड़ा फॉन्ट में कुछ गड़बड़ है, तो आप पढ़ लीजिएगा जोड़ के, थोड़ा सा समस्या आपको होगी, आगे सही कराएंगे। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है आपको। यानी एक माउंटेनियरिंग के लिए एक ग्रुप जाता है हिमालयाज पे चढ़ने के लिए, और वो पूरी एक कहानी है आपकी एनसीईआरटी में। मैंने आपके साथ ही वो पहले डिस्कस किया हुआ है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी दूसरों को, बाकी सदस्यों को, जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको उनके बैग्स कैरी करने में मदद करना एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है। फिर आते हैं कीप योर सेल्फ एट द फ्रंट एंड लेट द ग्रुप फॉलो यू, यानी खुद को फ्रंट में रखना और ग्रुप को फॉलो करने देना। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई क्योंकि जो ग्रुप लीडर है वो बैक एंड पर रहेगा, ना कि फ्रंट पे, ताकि ये पता लगे कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई पीछे रह गया तो वो रह ही ना जाए, है ना। तो ग्रुप लीडर का काम है कि वो सबका ध्यान रखे, जो कि बात सही आप लोग कह भी रहे हैं। फिर तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव बात है और हमसे पॉजिटिव बात पूछी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर रेस्ट एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक है जी। आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, यानी जो लोग क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते, उनको पीछे रहना चाहिए। क्या ये काम है ग्रुप लीडर का? तो आप लोग सभी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग जवाब दे रहे हैं। लेट्स सी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो क्लाइंब नहीं कर सकते वो पीछे रहें, बल्कि साथ लेके चलना है। अगर किसी को समस्या है तो ये बात भी गलत हो जाएगी। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, ये जरूरी है कि अगर ग्रुप में कोई बीमार हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, कोई और समस्या है नहीं, कई सारी टैबलेट्स वगैरह ले जाने को भी कहा जाता है ना, तो वहां पे ध्यान रखा जाए लीडर के द्वारा। तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, जो कि आप लोग जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं? 42% लोग, है ना। तो गलत क्या क्या था यहाँ पे ग्रुप लीडर के बारे में कि अपने आप को फ्रंट पे रखना जबकि बैक में रखना है। दूसरा, जो लोग क्लाइंब नहीं कर सकते उनको पीछे रहना, तो पीछे रह गए तो बेचारे वो खत्म ही हो जाएंगे। अगर उनको कोई दिक्कत है तो साथ में लेके चलना है या सपोर्ट देना है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। कौन सी? बी और डी। अब ग्रुप लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एनसीईआरटी से आपके सामने है। रिवीजन के तौर पे ये सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, साथ में प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ये बछेंद्री पाल हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जो पूरी कहानी है वो हमने यहाँ डिस्कस की हुई है। एक क्वेश्चन जो है प्रीवियसली पूछा जा चुका है पेपर में कि माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए उत्तरकाशी में, यानी उत्तराखंड में अगर हम कहें तो। इसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन तो ये है डायरेक्ट, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कहानी है इनकी, वो है एक क्वेश्चन। ठीक है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी दूसरों को, जो ग्रुप लीडर है, भाई लीडर किसको कहेंगे? जो नेतृत्व करता है, जो नेता है वहां पर, वो हेड है, या जो वो दूसरों को बैग्स कैरी करने में मदद करेगा, क्योंकि भारी भारी बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, पहले नहीं रहना। ऐसे ही एक ऑप्शन चिपका देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ था? फ्रंट में रहना, जबकि लीडर को फ्रंट में नहीं रहना, पीछे रहना है, ग्रुप को आगे बढ़ने देना है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली, जो लोग चढ़ने में जिनको दिक्कत हो रही है उनको मदद करना, ऐसा नहीं उनको पीछे छोड़ देना, जो कि एक ऑप्शन गलत था उसमें। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक सही जगह ढूंढ करके रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो लोग ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारणवश चढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई और चोट लग गई तो उनका ध्यान रखना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट। और एक और चीज है कि अगर गलती किसी और से हो रही है तब भी उस गलती की जिम्मेदारी खुद लेना। ये लीडर की क्या हुई? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है ना। आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, अगर आपने थोड़ा सा देखे होंगे वो पांचों सब्जेक्ट में, उसमें भी ये मेंशन्ड होगा। ठीक है। तो ये एक बात हो गई बछेंद्री पाल।
पे भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो आप जो लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग पे या पर्वतारोहण पे, तो ये सारी चीजें उनके पास होती हैं, जैसे कंपास हो गया ताकि दिशा का ज्ञान हो सके, हेलमेट हुआ, ग्लव्स हुए, रोप है, फुटवियर है ना, डिफेंडर है, कहीं भी टांग करके चढ़ जाए, आइस एक्सेस है, टेंट, हार्नेस, स्लीपिंग बैग, ये सारी चीजें हैं। अगर ये आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये चीजें किसके बारे में बता रही हैं, दर्शा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के बारे में बता रही हैं। विश्व की 5वीं महिला बनी बिल्कुल बछेंद्री पाल, और भारत में पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 1984 की बात है। बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको टेस्ट की फॉर्म में और प्लस रिवीजन सारा एक साथ याद आनी चाहिए चीजें, पेपर में ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 यानी कक्षा 5 की अगर आप एक टेक्स्ट बुक उठा करके देखें एनसीईआरटी की, अब मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड। गोलकोंडा फोर्ट तब भी पेपर में आया था 2018 के, जब सबसे कम एनसीईआरटी पूरी हिस्ट्री में 2011 से सीटेट की, और 2018 तक जब तक पेपर हुआ था सबसे कम, या इवन आज तक भी 2022 तक भी अगर हम देखें तो सबसे कम एनसीईआरटी 2018 के पेपर में पूछी गई थी। वहां पे भी गोलकोंडा फोर्ट से क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम बात करें तो द स्केल ऑफ द मैप इज प्रिंटेड ऑन राइट बॉटम ऑफ द मैप विच इज गिवन बिलो। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स, यानी जो मैप है, अब मैप पे स्केल डाउन पोजीशंस होती हैं। स्केल डाउन बोले तो अब 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो पूरा अगर मैप पे भी 1 किलोमीटर बना देंगे तो मैप इतना बड़ा हो जाएगा, लेके कैसे घूमेंगे। तो 1 किलोमीटर को हो सकता है कि कम कुछ सेंटीमीटर से दर्शा दिया जाए। तो उसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो स्केल है मैप के अंदर, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, 110 मीटर की बराबर है वो 1 सेंटीमीटर का स्केल। बात ठीक है। इस बार बहुत क्वेश्चन आए इस तरह के। अ स्टूडेंट मेजर्ड ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड द जमेली दरवाजा एज 9.8 सेंटीमीटर। On the basis of this measurement, the actual distance between the two places must be। अब आपको पता है 9.8 सेंटीमीटर जो है ऑन मैप है, जो डिस्टेंस है। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर्स। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा अब यहाँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हम यहाँ पे बात कर रहे थे 110 मीटर की, तो 110 मीटर से हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, गुणा करेंगे हमारे पास एक संख्या आ जाएगी ये। अब क्योंकि हमको क्या करना है, 1000 से फिर डिवाइड भी करेंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए, है ना। जो आंसर है हमको किलोमीटर में चाहिए यहाँ, तो 1.078 सी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैथ्स इसमें काम आ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे कैलकुलेशन आपकी लगेगी, तो बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी के भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं सब इंक्लूड किए, क्योंकि 50 क्वेश्चन में अच्छे खासी संख्या में जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें पेडागोजी भी इंक्लूडेड है। हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, फिर हम कुछ पेडागोजी के, फिर से हम एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्लांट से लेकर के जरूरी चीजें हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट को चूज करना है भाई। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा एंड पुदुचेरी बोथ आर ऑन द अरेबियन सी कोस्ट, यानी गोवा और पुदुचेरी दोनों जो हैं अरब सागर। अब आपको पता है इंडिया की अगर हम बात करें मैप की, तो AIB से आपको याद करवाया है। एक तरफ है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी, अगर हम साउथ की या नीचे बात करें तो क्या हो गया, इंडियन ओशियन, और आपका ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। बात ठीक है। तो AIB हम ऐसे लेकर के चलते हैं ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। इधर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन, और आपका बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। ठीक। अब पूछा है कि जो गोवा है और पुदुचेरी है, दोनों क्या है, अरेबियन सी कोस्ट पे हैं। गोवा इधर है, पुदुचेरी उधर है ईस्ट में, तो बताएं क्या करें। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गोवा का समझ आता है कि अरेबियन सी के तट पे होगा, लेकिन पुदुचेरी आपका इधर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अगर हम बात करें गोवा एंड पुदुचेरी बोथ आर ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि गोवा आपका अरेबियन सी के तट पे आ जाएगा। गोवा इज ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, गोवा बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ कैसे जाएगा भाई, गोवा तो इधर है अरेबियन सी की, अरब सागर की तरफ, तो ये भी गड़बड़। पुदुचेरी इज ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल वेयर एज गोवा इज ऑन द अरेबियन सी कोस्ट, ये बात एकदम सही है। तो मैप को भी थोड़ा सा स्टडी हमें कर लेना चाहिए, मैप लगा करके। मैप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने भी कराए हुए हैं और कुछ आपको एक बार वो मैप देख करके भी आइडिया लगता है। तो पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है, और जबकि गोवा जो है अरब सागर के तट पर है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो दिमाग में हमारे, मैप अगर हमने एक फोन के वॉलपेपर से लेकर के या दीवार पे कहीं लगाया होगा, तो बार बार देखने से इतना आइडिया लग जाता है कि कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि भाई आप ये बता दीजिए कि उत्तराखंड की नेबरिंग स्टेट, तो आपको पता है पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ऊपर बाकी स्टेट्स हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे अरेबियन सी की, तो गोवा के बारे में पूछा था। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जूम करके देखें अगर, तो यही बात हम अभी कर रहे थे कि AIB
अगर हम देखेंगे तो AIB का एक हिसाब हमने बनाया हुआ है, छोटा करेंगे थोड़ा, देखिए। तो अगर हम बात करें यहां अरेबियन सी की, यानी अरब सागर, अरब सागर वेस्ट की तरफ आ गया, है ना। गोवा यहां है, ये हमें आइडिया है, कर्नाटका है उसके बगल में, फिर केरला है, ये सब क्या है आपके नेबरिंग स्टेट्स हो गए। तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट पूछा हुआ कई बार, तो आपको पता है केरला होगा भाई, इधर आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटका होगा, ठीक। नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक, और इधर आपका ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुदुचेरी यहां है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया। गोवा आपका है ही अरेबियन सी के तट पर। तो बेसिक बेसिक बातें। अब गुजरात है हमें पता है, तो भाई अरेबियन सी के तट पर है। महाराष्ट्र हुआ, तो ये सब हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एकदम जिसने भी CDP पढ़ी है वो आंख बंद करके इस सवाल का जवाब दे सकता है। आइडेंटिफाई द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग दी जेंडर इश्यूज, यानी जो लिंग संबंधी विषय हैं उनसे संबंधित गलत अवधारणा कौन सी है, जो लोगों में बहुत ही गलत अवधारणा फैली हुई है किस चीज को लेकर के, जेंडर इश्यूज को लेके। कि जब भी हम जेंडर इश्यूज की या लिंग मुद्दों की बात कर रहे हैं लिंग से जुड़े हुए, तो उसमें सी ऑप्शन 61% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एकदम से खराब जवाब है। ये नहीं पूछा, यहां पे ये पूछा मिसकॉन्सेप्शन क्या है जेंडर इश्यूज के बारे में। मिसकॉन्सेप्शन कि जब हम जेंडर के मुद्दों पे बात करते हैं तो एक भ्रांति जाती है कि ये शायद महिलाओं के बारे में बात हो रही है। जेंडर का मसला ही आज की डेट में ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं अरे फेमिनिस्ट हो रहे हैं ये तो, है ना, या फेमिनिज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं। जबकि जेंडर का मसला अगर देखा जाए दोनों के लिए ही है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। अगर बायस हो रहा है, अगर लड़कों के साथ गलत हो रहा है वो भी गलत है, और लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो तो है ही गलत, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है, स्टीरियोटाइप है। तो इसलिए इजी है ये मान लेना कि जेंडर इश्यूज की बात हो रही है तो सिर्फ लड़कियों के हक की बात हो रही है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, नहीं ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं। इट इज रिलेटेड टू वुमेन्स इश्यूज, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और इसमें आप लोग फंस गए हैं, है ना, कि यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। जेंडर इश्यूज की जब हम लिंग से संबंधित लैंगिक मुद्दों की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बात हो रही है, उनके ही हक की लड़ाई है। जबकि अगर किसी मेल के साथ गलत हो रहा है वो भी जेंडर इश्यूज के अंदर आएगा, और फीमेल के साथ हो रहा है वो भी जेंडर इश्यूज के अंदर आएगा, ठीक है ना। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो बात सही है, लेकिन बात हो रही है मिसकॉन्सेप्शन। क्वेश्चन तो पढ़ लो ठीक से पूरा, है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी पूछे लगाएंगे ए ही, है ना। ये नहीं करना कि मिसकॉन्सेप्शन जेंडर इश्यूज के बारे में गलत अवधारणा क्या है। तो ये है गलत अवधारणा कि ये महिलाओं के ही मुद्दों से संबंधित है। तो क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ के नहीं समझा तो हम पेपर में गलती 100% करके आएंगे, क्योंकि हमने रट्टे लगा लिए हैं और वो गड़बड़ हो जाएगा। इट इज डायनेमिक इन नेचर, ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। ये तो अच्छी बात है भाई, समय के साथ महिलाओं का और पुरुषों का रोल बदलता है समाज में, जो कि बदलना भी चाहिए क्योंकि समाज भी बदलता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा लालच दिया कि CDP पढ़ी होगी तो आंख बंद करके जवाब दे दोगे। आप दिल पे ले गए और आपने सबने जो है एक ही जवाब दे दिया कि जेंडर तो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, पूछा कुछ भी हो हम तो जवाब एक ही देंगे, है ना। Amongst the following which group of states of India have oil fields, यानी कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, यानी भारत निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल कोष जो है वहां पे अवेलेबल है, ये कह सकते हैं। बफरिंग की बात मत करो यार, दिल टूट जाता है, बहुत ही गंदे वाला। बफरिंग की वजह से कई दिन खराब हुए हमारे, है ना, और सारी दुनिया के जो भी तामझाम हो सकते हैं वो सब कर लिए हैं, तब जाके चल पा रहा है सेशन। बताइए एक बार। ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। और किसी के मन में कोई जवाब? बिल्कुल। तो ऑयल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी आपकी नहीं देती है ना। बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ तो संभावना बढ़ ही जाती है ऑयल फील्ड्स की। तो ए ऑप्शन ही सही है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको 1 नंबर में मन किया तो पूछा जा सकता है, नहीं किया तो नहीं भी पूछेंगे, कोई जरूरी तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही हैं, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं तुक्के की बात है, आया आया नहीं आया, तो इनके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द हाउसिंग पैटर्न्स। अब हाउसिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा। तो इन ले 2 floor हाउसेज आर मेड विद फ्लैट रूफ, ग्राउंड फ्लोर इज फॉर द एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी आइटम्स। यही बात है लेह लद्दाख की अगर हम बात करें, अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़े हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं फ्री में,
और एनसीईआरटी की समरी भी बनाई हुई है, पुरानी प्लेलिस्ट है, अगर आप सर्च करेंगे, मैराथन देख लेंगे पिछले साल की, उसमें भी पता लग जाएगा कि जो लेह में 2 फ्लोर के घर होते हैं और जिसमें रूफ फ्लैट होती है, क्योंकि वहां बारिश का उतना कोई प्रकोप नहीं है और हम इसको क्या कह रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं, ठंडा रेगिस्तान कह रहे हैं। तो ठंड है इसलिए जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर हम एनिमल्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं चीजों को, और फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग खुद रहते हैं जो दूसरा बिल्डिंग है। बात तो सही है। इन हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, ये गलत हो गया, क्योंकि जो बैम्बू पिलर्स हैं या बांस के खंभे हैं उनपे असम में, यानी असम में बनाए जाएंगे घर। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। ठीक है जी बात। इन दी विलेजेस ऑफ राजस्थान पीपल लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये हमें पता है क्योंकि राजस्थान में बारिश की कमी है, कंटीली झाड़ियां वहां होती ही हैं, उनका इस्तेमाल करके छत बनाई जाएंगी, ये बात भी सही है। श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, मतलब श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में है, उसकी बात करें तो मोस्ट पीपल लिव इन हाउस ऑन हाउस बोट्स, ज्यादातर लोग हाउस बोट पे रहते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वहां कई और भी प्रकार के घर हैं जिनकी बात हम जम्मू कश्मीर के विषय में कर चुके हैं। हाँ, उदय सर की क्लास में बफरिंग क्यों नहीं होती, तबस्सुम कह रही हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब सवाल है आपका, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। तबस्सुम अपने लिए तालियां बजा दीजिए। उदय सर ऑफिस के स्टूडियो से क्लासेस लेते हैं या डिफरेंट स्टूडियो से क्लास लेते हैं, मेरी क्लास डिफरेंट स्टूडियो से होती है, तो मेरे स्टूडियो, मेरे पर्टिकुलर स्टूडियो में प्रॉब्लम है कुछ तो, या तो मेरे इंटरनेट कनेक्शन में जो कि अभी तक पकड़ में आई नहीं है ना, तो ये एक रीजन है। लेकिन क्वालिटी का फिर मैंने अपने हिसाब से कराई हुई है चीजें। देखिए, तो अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं यहां बी ऑप्शन की तो ये भी गड़बड़ है। तो ए सी और बस ए और सी सही लग रहे हैं, कहीं है ऑप्शन डी ऑप्शन, ये रहा, है ना, सही है बात। 67% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हाँ, बताइएगा एक बार। नहीं हो रही है बफरिंग, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। देखिए, अगर हम बात करें 87% लोग क्या जवाब दे रहे हैं, डी ऑप्शन। फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और आप इसको एक टेस्ट की तरह लेकर के चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। कल हम 9 बजे मिल रहे हैं, है ना, और 10 तारीख को मैराथन है आपका सीडीपी का, लिमिटेड समय में काम की चीजें, बिल्कुल। The first Indian women to win a medal in weightlifting at the 2000 Summer Olympics is, यानी ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता वेटलिफ्टिंग में देश के लिए, कौन सी है? बछेंद्री पाल है? नहीं, ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात है, जब पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात होगी और वर्ल्ड में 5th की बात होगी तब हम कहेंगे, है ना, तिरंगा लहराया और वो सारी चीजें, कुछ मिनट्स वहां पे सुनीता विलियम्स की हम स्पेस में बात करेंगे। लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, भार उत्तोलक हैं कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत ही प्यार है कर्णम मल्लेश्वरी से। किसको? सीटेट के एग्जाम को, सीबीएसई को आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, आंध्र प्रदेश से हैं, इनकी बहनें भी जो हैं वो यही प्रैक्टिस करती हैं। इनके बारे में थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहूंगी। भाई ये है हमारे सामने कर्णम मल्लेश्वरी जी। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी में क्या बात हुई है, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ये एनसीईआरटी में जो बात हुई है उसकी बात करें। ऐसा भी हो सकता है आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना आए और तेलंगाना आ जाए, तो तेलंगाना आए तब भी आंसर आप तेलंगाना मार्क कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, दोनों में से कोई एक ही देगा, आपसे पंगे उसको नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रीवियस एनसीईआरटी है उनमें आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, जो रिसेंट है उसमें तेलंगाना भी कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये एक बात हुई। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, मतलब रहे होंगे, अब तो रिटायर हो गए, हो ही गए होंगे, इतने साल पहले लिखा गया होगा। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल की उम्र की थी तब से वो भार उत्तोलन या उन्होंने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, 130 किलोग्राम तक की कैटेगरी में वो मतलब वेट उठा सकते हैं 130 किलोग्राम तक का। कोई कई लोग तो ऐसे होंगे कहेंगे हम तो 30 किलो नहीं उठा पाते हैं, है ना। देखिएगा एक बार अब, और ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अगेंस्ट, जेंडर बायसनेस को खत्म करने वाला एक टॉपिक है कि जो लोग ये कहते हैं, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भर गया आसपास की सोसाइटी को देख करके कि फीमेल्स तो कमजोर होती हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपकी बुक में इसीलिए डाला गया है इस तरह के चैप्टर्स जहां पे महिलाओं और पुरुषों के रोल ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हैं, कि भाई महिलाएं भी जो है भार उठा सकती हैं या इस चीज में वो भी स्पेस में जा सकती हैं, वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं, और पुरुष भी घर में खाना बना सकते हैं, व्हाटएवर, है ना। तो ये जेंडर बायस को खत्म करने के लिए चैप्टर्स डाले गए हैं। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है कि कितने मेडल जीते हैं, कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत दे देगा और उसमें आप फंस जाएंगे, बहुत ही प्यार से चिपका देगा कि नहीं 29 नहीं 28 मेडल जीते हैं, और आपको लगेगा हाँ जीते तो हैं। तो 29 मेडल इन्होंने जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। हर 4 सिस्टर्स आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। अब 4 सिस्टर की जगह हो सकता है
3 ऑप्शन में से एक में दे दिया कि चार सिस्टर हैं, वहां दे दिया 5 सिस्टर प्रैक्टिस करती हैं, तो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे वही एक ऑप्शन गलत बन जाएगा। और हम ऐसे टॉपिक्स में ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें रहता है हमें तो पता ही है, तो वो डिटेल्स बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के बारे में बात हो रही है जो कि एक धातु है, कांसा। पहला ऑप्शन है ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी आदिवासी लोग जो हैं हजारों साल से ब्रॉन्ज का या कांसे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है द कलर ऑफ ब्रॉन्ज इज शाइनिंग येलो। अब आप खुद खैर इसका जवाब देंगे, शाइनिंग येलो नहीं होता, एक थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, डस्की कह लीजिए, या मतलब चमकता हुआ येलो नहीं है, वो हल्का सा डल कह लीजिए उस चीज को आप, तो ऑरेंज की तरफ है। और ब्रॉन्ज इज मेड बाय मेल्टिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कैसा लग रहा है, गलत लग रहा है, सही लग रहा है? गलत लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके ये पूछ चुके हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो कॉपर और जिंक का नहीं होता, कॉपर और टिन का होता है। ये भी आपका पेपर में आ चुका है कि जो ब्रॉन्ज है वो किसका मिक्सचर है, तो कॉपर और टिन का है। ब्रॉन्ज जो मिलेगा वो बनेगा वो कॉपर और टिन से मिलकर के बनेगा, ना कि कॉपर और जिंक से। द एलिमेंट्स यानी मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग ब्रॉन्ज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीप माइंस। बात कुछ सही लग रही है कि गलत लग रही है, बताओ? सी ऑप्शन 63% लोग यहां कह रहे हैं। देखिएगा जो कि सही है। अब हमारे पास दो ही तो बातें सही बची हैं, दिख नहीं रही हूं मैं, देखो दो ही तो बातें सही बची हैं। एक तो हमारे पास ये है कि ट्राइबल पीपल इसको यूज कर रहे हैं जमानों से, और जो एलिमेंट है ये हम डीप माइंड से निकाल रहे हैं। जो बी और सी है वो गड़बड़ है यहाँ, तो हम ये कहेंगे ए और डी, और ए और डी सही, और ये ए और डी जो है सी ऑप्शन के तहत आते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। परिवार के विषय में कौन सी एक बात सही है? फैमिली एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, थीम है, जो 6 थीम्स हैं आपके, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, ट्रैवल, ये जो 6 थीम्स हैं जिन पर पूरा सिलेबस आपका आधारित है, उनमें से एक थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है ना? अनुप्रिया आपसे बहुत नाराज है, 2 दिन से ढूंढ रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं यार, कमेंट नहीं पढ़ूंगी, फटाफट से आओ, क्वेश्चंस काफी सारे हैं, अभी हम 9 क्वेश्चन ही कर पाए। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फैमिली मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली बायोलॉजिकल रिलेटेड पर्संस। तो जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं क्या वो उनका परिवार नहीं है? जो लोग जीवन भर साथ बिता दे रहे हैं वो परिवार नहीं कहलाएगा, तो सिर्फ बायोलॉजिकली ही कंसिस्ट करेंगे फैमिली, ये कहना गलत होगा। अडॉप्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, तो ये तो वो वाली बात हो गई, वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो विषय में उस समय पे बात थी कि भाई दत्तक पुत्र हैं तो ये पुत्री नहीं कहलाएंगे, फैमिली नहीं बनेंगी, तो खराब हो गई बात। सी ऑप्शन है चिल्ड्रन लिविंग विद ओनली वन पेरेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैमिली, यानी किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, माता या पिता में से किसी एक की, तो बच्चा अगर एक सिंगल मतलब पेरेंट के साथ रह रहा है तो वो फैमिली नहीं कहलाएंगे दोनों। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई, है ना? एन आइडियल फैमिली कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ये बात एकदम यहां सही हो गई कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। किसी के लिए न्यूक्लियर फैमिली जहां बच्चा माँ बाप साथ में रह रहे हैं, किसी के लिए जहां दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई वॉटेवर एक बड़ा जो परिवार है कंबाइंड, जिसको हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियर। और दूसरी फैमिली कौन सी होती है? आप ही लोग लिख दो, कोई बात नहीं, सोचो, इतना कॉमन टॉपिक है, दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ गए कि जॉइंट फैमिली, राइट। तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, किसी के लिए वो आदर्श हो सकती है कि नहीं भाई जॉइंट फैमिली होती है फैमिली, तो किसी के लिए हो सकता है नहीं न्यूक्लियर फैमिली है, किसी के लिए हो सकता है यार ये मेरे 2 दोस्त हैं यही मेरा परिवार है आज से। तो ये आइडियल जो डेफिनेशन है फैमिली की वो सबके लिए अलग हो सकती है, संयुक्त परिवार, राइट। तो सिंपल बात हो गई, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि आप किसको परिवार मान रहे हैं, किस तरह से आदर्श रूप किसके लिए क्या है, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है। सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स इज कॉल्ड, यानी नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? यानी मौसमी आवागमन मतलब मौसम चेंज हुआ, यहां सर्दी है तो गर्मी की तरफ चले गए, कहीं गर्मी है तो गर्मियों में कहीं सर्दी की तरफ चले जाते हैं। पक्षी भी करते हैं ये सब, और लोग भी करते हैं, इंसान भी करते हैं कि भाई जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है किसी एक एरिया में तो थोड़े मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, वहां कुछ काम ढूंढेंगे, और जब मैदानी इलाकों में जो है काम कम है या फिर वहां बर्फ का समय जा चुका है और वहां कोई रोजगार है कुछ है तो वहां चले जाएंगे वापस। तो इसको हम बिल्कुल, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, यानी ऋतु प्रवास कहेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब है? जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आप जहां रह रहे हैं वहां से आपको हटा करके किसी ने भी कहा कि भाई यहां से निकलो तुम, ये 2-4 रुपए हैं ये रखो, या जो भी करना है ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। डिस्प्ले, वो मूवीज में देखा होगा ना आपने कि यहाँ हॉस्पिटल
था पहले, या कुछ लोग रहते थे ओल्ड एज होम था और किसी बिल्डर का मन किया कि नहीं यहाँ तो मॉल बनेगा, फिर उसके लिए लड़ाई हो रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है कि लोग चाहते नहीं बट उनको उस जगह से हटाया जा रहा है। तो वैसी बात तो नहीं है, यहाँ तो इच्छा से जा रहे हैं लोग। माइग्रेशन का ही एक तरह से प्रकार है डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेट तो करते ही है ना डिस्प्लेसमेंट में भी, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो माइग्रेशन है। नोमैड्स होते हैं खाना बदोश, कहीं रुकते ही नहीं, उनका ना कोई घर है ना ठिकाना, कहीं भी कभी भी रहना शुरू। तो ये ट्रांस ह्यूमेंस है क्योंकि ऋतु के हिसाब से यहाँ पे प्रवास है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 11 देखिएगा, आसान सा सवाल है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, एक पहेली है जो सॉल्व करनी है। क्या कह रहे हो, बहुत पहेलियां सुलझाई हैं आपने। माई क्लॉज आर पिंक, फीदर्स ग्रे, गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, इन हाउस आई मेक माई होम, जस्ट टेल हाउ आई एम नोन। मतलब क्या है, कोई एक पक्षी है जो कह रहा है कि भाई रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गू करता हूं, दिन भर शोर मचाता हूं, घरों में अपना घर बनाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। क्या है गुटर गू कौन करता है, ये तो आपको पता ही है ना बचपन से। कोयल गुटर गू करती है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो सरकार, ये स्कूल के पीछे लंच ले जाके है? नहीं, पिजन, एग्जैक्टली सही जवाब दे रहे हो आप लोग, ये तो सभी ने सही जवाब दिया इसका, ठीक है ना 89%। 11% लोग हैं, पता नहीं कहां से आते हैं ये लोग हैं। ये डव नहीं है, कोयल नहीं है, कोयल की तो अलग ही है, आपको बताइए, बारबेट भी नहीं है, पिजन है ये, यानी कबूतर है। आपकी बालकनी में अगर कबूतर नहीं है, मतलब अगर आपने इसका सही जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपके घर में घोंसला नहीं बना है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बीज एंड बी हाइव्स, यानी मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी चैप्टर है एक वो अमृता वाला, और पूछा जाता है बहुत बार, मधुमक्खियों पे क्वेश्चन आया है, और बी हाइव जो मधुमक्खियों का छत्ता है उसके ऊपर। तो अगर हम बात करें, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल हनी बीज इन अ बी हाइव, यानी किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, जो कि एकदम सही है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जो मेल बीज हैं या मेल हनी बीज हैं वो बहुत कम होती हैं, जो ज्यादा रोल है वो फीमेल बीज का ही है एक किसमें, बी हाइव में, यानी मधुमक्खी के छत्ते में। बात सही है, ट्रू है ये। A beehive has only one queen bee that lays egg। भाई क्वीन बी उसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एग ले करने का काम करती है, और एक ही क्वीन बी होगी, बाकी सारी वर्कर बीज होती हैं, और उसमें भी जो है मेजॉरिटी जो है फीमेल बीज हैं। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइव्स, नहीं मेल बीज का कोई खास रोल है नहीं बी हाइव में अगर हम देखें तो। फिर आता है डी ऑप्शन, मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड दी फीमेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स फॉर हनी। क्या कहना चाहेंगे, अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, एक ही जवाब सही होने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिए। बफरिंग वगैरह मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, कोई कह रहा है बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है, यार ऐसी खराब बातें मत करो, मैं भी चेक कर लेती हूँ, बताओ एक बार। अगर बफरिंग हो रही है तो क्या ऑफिस जाके क्लास लेना शुरू कर दें, नया स्टूडियो बनवा दें, अब बताओ क्या करें, आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया चल रहा है सेशन, लाइक शेयर करते नहीं हो आप लोग, 21,000 लोग देख रहे हो, 10,000 लोगों ने लाइक किया है, बाकी 11,000 लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें 54% लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है कि गलत है पता लग जाएगा। ये बात सही थी, ये बात सही थी, ये गलत थी। मेल बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड द फीमेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। ऐसा नहीं कि मेल बीज घूमते हैं और फिर जाकर के, मेल बीज का रोल ही बहुत कम है ना। तो ए और बी ही यहाँ पे सही हुआ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल कूद का लक्ष्य कौन सा नहीं है, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट, ये चैप्टर में भी आपके वहां एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि हम क्यों खेलते हैं, खेलने के क्या उद्देश्य हैं एंड ऑल। विनिंग, जीतना मुख्य उद्देश्य नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट कई लोग तो कहेंगे जीतने के लिए ही खेलते हैं हम लोग, है ना। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए जवाब क्या होगा। 72% लोग कह रहे हैं सही है। बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर, हाँ वो चैप्टर है ना मुजफ्फरपुर के, बिहार में फेमस है, अक्टूबर से दिसंबर में, बिल्कुल बिल्कुल सही सही एकदम, अनीता कुशवाहा वाला चैप्टर है, उस पर आएंगे हम। विवेक, अभी जब मैराथन सेशन होगा ना तब करेंगे उसको डिस्कस। 61% लोग विनिंग कह रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है कि जो सामाजिक क्षमताएं हैं
वो हिंदी थोड़ी खतरनाक है, सही है बट कुछ ज्यादा ही कोई और फॉन्ट बन गया इसका। तो कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज की अगर हम बात करें, यानी बच्चे सोशली रहना सीखते हैं। सोशल एबिलिटीज कौन सी होती हैं? एक दूसरे को कोऑपरेट करना, टॉलरेट करना, है ना, या फिर हार जीत को एक्सेप्ट करना, सेंसिटिव बनना, ये सारी चीजें हैं। मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है गेम में, भाई आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, कुछ भी आप खेलेंगे मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी ही। इमोशनल मैच्योरिटी आती है कि आप हारते हैं तो दूसरे का सर नहीं फोड़ देते, है ना, ये सारी चीजें। विनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि जीतना जो है वो खेलकूद का लक्ष्य है, इसलिए हम जीतना सिखाने के लिए खेलकूद सिखा रहे हैं। कभी जीत कभी हार दोनों ही चीजें चलेंगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्योंकि सही क्यों है? क्योंकि गलत है ना, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नॉट लिखा था, नॉट में ही हमें जवाब देना था, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्या कहता है। आसान से सवाल है। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत, यानी फ्रेश वाटर कितना है, ये पूछा है हमसे, बताइएगा। फ्रेश वाटर, अब इसमें कई लोग गड़बड़ करेंगे, हालांकि ऑप्शन इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। 2.7%, 2.5 से 3% के बीच में ही है जो फ्रेश वाटर है ना। 97% में से सिर्फ 3% के अराउंड है जो फ्रेश है वाटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बीन एंड तुम्बा आर मेड फ्रॉम ड्राइड, यानी जो बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र हैं वो किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। ये गोड यानी लौकी से, सूखे हुए लौकी से, कद्दू यानी पंपकिन, जैक फ्रूट कटहल, या आर्टिक हाथी चक या वज्रांगी, बताइए। बिल्कुल, किससे? ड्राइड गोड यानी लौकी से। और इसमें बीज भी संभाल के रखते हैं लोग एनसीईआरटी में, ये भी बात है ना, जो सीड्स होते हैं वो सड़ने से बचाने के लिए ड्राइड गोड में यानी लौकी में रखते हैं। और जो बीन है या टुम्बा है, जो इसको कालबेलियाज या सपेरे यूज करते हैं, वो भी इससे बनेगी। ये भी एनसीईआरटी में चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। असेसमेंट एज लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर, यानी सीखने के रूप में आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, 3 तरह के असेसमेंट आप पढ़ते हैं। असेसमेंट है तो कई सारे, बट यही इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इन भी होता है, एट भी होता है, बट ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। एज लर्निंग का मतलब है सेल्फ असेसमेंट, जब आप खुद का आकलन कर रहे हैं, या फिर आपका पीयर ग्रुप यानी आपके साथी समूह आपका आकलन कर रहे हैं, ये दोनों एज लर्निंग में आते हैं। फॉर लर्निंग में सीखने के लिए आकलन, जैसे अभी चल रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं, आपके पास एफ आ जाएगा। ऑफ लर्निंग क्या है? पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ गया सामने, वो ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो हमें पता है एज लर्निंग मतलब सेल्फ या फिर पीयर। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब आप खुद से प्रकाश डाल रहे हैं, भाई मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए, कैसे इंप्रूव करूं, या आपने अपना एक टेस्ट करके अपने दोस्त को दे दिया, यार मेरे से पूछियो, मेरे से ये वाले टॉपिक सुनियो, तो वो बताएगा कि भाई ये वाला गलत बताया, ये वाला सही बताया। तो ये पीयर असेसमेंट यानी सहकर्मी आकलन या सहपाठी आकलन हो गया। फिर है समेटिव असेसमेंट, ऐसे होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट। ऑफ लर्निंग जिसमें आप योगात्मक आकलन, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप जजमेंट के लिए होता है। ये इतने परसेंट आए साल के एंड में, ठीक, सीटेट में इतने परसेंट आए, वो समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव क्या है कि आज मॉक टेस्ट में इतने आए, बाद में सुधार हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, या फीडबैक के लिए होता है, ये जजमेंट के लिए होता है समेटिव असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये फॉर लर्निंग में मिलेगा, लेकिन मिल यहां भी सकता है किसमें? एज लर्निंग में भी, कि आप सुधार की गुंजाइश आप में बनी रहेगी। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यहां पे भी आपको रचनात्मक आकलन मिल जाएगा, कि आपको फीडबैक मिल गया खुद से, अपने दोस्त से, कि कहां इंप्रूवमेंट की हमको जरूरत है। ए बी डी कहीं दिख रहा है? बी ऑप्शन में, जो कि आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं, 55% लोग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स द करिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू। कक्षा 5 के बच्चों के लिए ईवीएस में किस तरह की चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? सेल्फ से संबंधित, होम से संबंधित, स्कूल, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। क्या कक्षा 5 की बात हो रही है, तो बच्चा खुद से अब बाहर की ओर जाएगा अपने एनवायरमेंट में, तो डी ऑप्शन ऑफ कोर्स सही उत्तर है, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। भाई आसपास की सराउंडिंग्स ईवीएस में आती है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं हम इसको, जिसमें सोशल स्टडीज और आपका साइंस और ईवीएस तीनों ही सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। कक्षा 3 से 5 में, कक्षा 1 से 2 में आपकी बुक ही नहीं होती ईवीएस की, आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एन असेसमेंट टूल व्हिच कलेक्ट्स
नॉट जस्ट द बेस्ट बट ऑल काइंड्स ऑफ चाइल्ड्स वर्क और एक्टिविटीज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी एक आकलन का उपकरण है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के जो भी क्रियाएं हैं या जो भी उसका काम है बेसिकली उसको एक समय अवधि में एकत्रित किया जाता है, पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय अंतराल के। पोल वाली दीदी इतनी फास्ट नहीं, पोल वाले भैया हैं, देखिएगा बताइएगा ए ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ, आज बच्चे ने सर फोड़ दिया किसी का, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, बट कोई घटना घट सकती है, या कोई और विशेष घटना घट गई किसी दिन, कोई पर्टिकुलर कोई डायरी नहीं लाया बच्चा, कुछ और नहीं हुआ, तो वो सब क्या हुआ, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जाता है, किसी एक घटना का या किसी एक दिन का वृत्तांत है वो, तो इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है। रूब्रिक एक तरह का पैमाना होता है, पैमाना समझ रहे हो ना, मतलब एक स्केल है कि इसके तहत इतने परसेंट मुश्किल क्वेश्चन, इतने परसेंट आसान क्वेश्चन, तो वो भी बात नहीं हो रही है। ये सारे टूल्स हैं बच्चे के आकलन के सीसीई में जो यूज किए जाते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, सभी प्रकार की जितनी भी चीजें सब क्यूमुलेटिव में आ जाती हैं, एक तरह का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का ही एस्पेक्ट कह सकते हैं हम पोर्टफोलियो को, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहां होता है। तो यहां अगर ये क्यूमुलेटिव भी मान लेते तो हम इसको गलत कह नहीं पाते, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की बात होती है कि असेसमेंट टूल है जो कलेक्ट करता है ना कि सिर्फ बेस्ट वर्क बल्कि सभी तरह की एक्टिविटीज को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यदि ये होता शुरुआत से जब से बच्चा स्कूल में और जब तक निकलेगा तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि संचयी रिकॉर्ड हो जाते वो, कि बच्चे की हेल्थ से लेकर के उसकी मॉरल एस्पेक्ट से लेकर के कब उसने चोरी की, बहुत अच्छा काम किया, किसी की मदद की, सब कुछ आ जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में, क्योंकि वो संचित हैं धीरे धीरे धीरे। वो बोलते हैं संचित कर्म जैसी चीज है कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नहीं जब से बच्चा स्कूल में और जब तक निकलेगा तब तक सारा कुछ उसमें होगा, वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। लेकिन जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए इस साल आपने क्या रिकॉर्ड किया, वो एक आपका पोर्टफोलियो में स्टोर हो जाएगा, जो भी बच्चे की अचीवमेंट्स हैं या जो बाकी अदर वर्क भी हैं वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। जबकि क्यूमुलेटिव में उसका कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, मॉरल, हेल्थ कार्ड, वो सब कुछ आ जाता है। सॉरी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो यहाँ पे सही जवाब होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कहता है, समझेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। मैथ्स पेडागोजी में बात की थी कार्डिनल और ऑर्डिनल की, ईवीएस में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, बिहेवियर स्किल्स, एनेक्डोटल, बिल्कुल। मिस्टर थॉर्नडाइक कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला है, या कुछ रीजन से इस बार पीडीएफ आपका यूट्यूब वाला डिले हुआ है, तो आपने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो की ही होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। ये वाले सेशंस का आपको पीडीएफ साथ के साथ मिल जाएगा, बाकी सेशंस का भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर आपको पीडीएफ मिल पाता है तो बैच में तो मिल ही जाएगा, यहाँ जो है थोड़ी संभावना अब कम लग रही है, देखिएगा तो वो आप सेशन से रिवाइज कर लीजिएगा उसको कृपा करके। 75% लोग, ईवीएस इज विजुअलाइज्ड एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज, भाई हम इसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, इसी की बात कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले। तो ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि इट ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम द साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। बात सही लग रही है, सुंदर लग रही है सुनने में। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स इन दी स्टडी ऑफ ईवीएस। इसलिए इंटीग्रेटेड नहीं कह रहे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 विषय इसमें समाहित हैं। वो कौन से हैं? साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और ईवीएस तो है ही अपने आप में। इसलिए क्योंकि जब बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है तो क्योंकि वो साइंस और सोशल साइंस को या सोशल स्टडीज को बांट के नहीं देखता, वो उसके एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। पेड़ लगा हुआ है तो वो ये नहीं कहेगा अरे ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। या उसने अगर समाज में कोई मुद्दा देखा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा अभी सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज हो गया, वो कहेगा ये भी उसका एनवायरमेंट का हिस्सा है। अगर एनवायरमेंट में कोई और एक्टिविटी, बारिश होते हुए देख रहा है तो वो ये नहीं कहेगा अभी ये ईवीएस के अंदर पढ़ा था मैंने। ये तीनों ही एस्पेक्ट इंटीग्रेट हो गए एक ही सब्जेक्ट में जो ईवीएस है, जिसमें आपका विज्ञान भी आ गया, आपका सामाजिक विज्ञान भी आ गया और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणिक शिक्षा भी आ गई। तो इसलिए इंटीग्रेटेड कहा जाता है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इसमें जुड़े होते हैं, कक्षा 3 से 5 तक की अगर हम बात करें। इट इंटीग्रेट्स कम्युनिटी इन दी लर्निंग ऑफ ईवीएस, इसलिए इंटीग्रेटेड थोड़ी कह रहे हैं, उसका रीजन है। ये सारी बातें अपनी जगह सही होंगी लेकिन बेस्ट ऑप्शन ए है। इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कशंस इनटू द लर्निंग ऑफ ईवीएस। जो बेस्ट या सही सटीक जवाब है उसका वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईवीएस। यानी ईवीएस में सीखने की
प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, है ना। सबसे सटीक माध्यम या मीडियम किसको बनाएं, टीचर्स को बनाएं, स्टूडेंट्स को बनाएं, एनवायरमेंट को बनाएं या पेरेंट्स को बनाएं। हमें पता है ट्राइपोलर एजुकेशन की बात कौन करता है, जॉन डुई करते हैं। वो कहते हैं 3 पोल्स हैं, त्रिध्रुवीय है एजुकेशन, एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ एनवायरमेंट है, या फिर आप इसको करिकुलम कह लीजिए या फिर आप इसको कंटेंट कह लीजिए। ये है ट्राइपोलर एजुकेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले, है ना, सीडीपी में पूछ लेगा। बट हमें पता है कि और 2 पोलर की या बाइपोलर की अगर हम बात कर रहे थे तो एडम ने कहा था कि बाइपोलर होती है, सिर्फ टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, लेकिन बाद में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है और यहां तो एनवायरमेंट ही पढ़ाने की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मीडियम होना चाहिए एनवायरमेंट पढ़ने के लिए। भाई अगर हम किसकी बात करें, हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखाएं ना, बजाय कि उसको पेपर पे पढ़ाने के। हिंदी कितने महान व्यक्ति ने टाइप किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं पढ़ पा रही हूँ लेकिन, है ना, ये हल्का सा वो हिंदी के अंदर भी तोड़ के निकाल करके, ये एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट जी की गलती नहीं है, ये हमारे उन्होंने टाइप किया होगा विंडोज में, और हमारा जो सिस्टम है जो मैं यूज करती हूँ वो मैक है, तो कुछ तो गड़बड़ होकर के और वो फाइल इधर उधर मिक्स करने में ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। अदरवाइज ये ठीक रहेगा, कल से मैं थोड़ा सा देख भी लूंगी, मैथ्स पेडागोजी भी कराएंगे, डोंट वरी। तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मेजर मीडियम होना चाहिए। जब आप एनवायरमेंट सिखा रहे हो तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखा दो ना। टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स ये मेजर नहीं है, एनवायरमेंट मेजर है। बच्चा क्योंकि एनवायरमेंट में रहता है ना, तो रियल लाइफ से सिखा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल इज टू, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मैं पढ़ रही हूं हिंदी साथ साथ, परेशान मत हो, है ना। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ईवीएस को प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोड्यूस करना है, तो एट द प्राइमरी लेवल इज टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल स्टडीज का यही उद्देश्य है। बात तो सही लग रही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी द एनवायरमेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोल्यूशन। सिर्फ पोल्यूशन ही एक प्रॉब्लम है क्या एनवायरमेंट में? एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, यानी बच्चा जहां एक्सप्लोर कर सके। मोस्ट एप्रोप्रिएट रैशनल, यानी सबसे सही तर्क एनवायरमेंट पढ़ाने का कहां पे? आपके प्राइमरी लेवल पे, बताइएगा। देखो हमें पता है कि एनवायरमेंट बच्चा होलिस्टिकली देखता है। क्या है? होलिस्टिकली देखता है, और इसीलिए हमने ईवीएस में ही 3 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है। नहीं तो साइंस अलग पढ़ाते, सोशल साइंस अलग पढ़ाते और सोशल स्टडीज अलग पढ़ाते एनवायरमेंट प्राइमरी लेवल पे। तो इन सब से ये सारे ही जवाब सही हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए ही है कि हम उसकी सराउंडिंग को इंक्लूड कर रहे हैं एक होलिस्टिक मैनर में, ताकि वो सभी लाइफ फॉर्म्स के प्रति एक सेंसिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स मीना कंडक्टेड अ फील्ड विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू द पार्क, दिस वुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को। 6 थीम्स है ईवीएस में। कौन सी है वो 6 थीम्स? उनके अंदर एक सब थीम है प्लांट। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। तो 6 थीम्स के अंदर एक सब थीम है प्लांट। हाँ, हिंदी कम संस्कृत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही समझो अंशु आप। ये देवनागरी को ना खोल के रख देता है। ये पहले मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी 2018 में, जब मैं खुद टाइप किया करती थी, तो उस टाइम पे फिर बाद में बड़े तरीकों से उसको सॉल्व किया था। तो ये क्या करता है, वो देवनागरी को पूरा खोल के रख देगा, तो वो पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे आदत हो गई उस टाइम की वजह से, अदरवाइज मैं भी सही ना पढ़ पाऊँ। ये देख के शुरुआत में ऐसा ही लगता है। देखिएगा एक बार, अगर हम आज मैनेज कर लो, कल से इसको ठीक कर देंगे। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन, आप लोग कह रहे हैं, मतलब प्लांट्स पढ़ाते समय मीना जो कि एक टीचर है, उन्होंने एक फील्ड विजिट कंडक्ट की, पार्क ले गई और वहां पे प्लांट्स को दिखाया। इसके बारे में, इससे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को? मेमोराइज करेंगे, रट्टे लगाएंगे? नहीं। रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी जिनके बारे में पढ़ाई की थी। बात तो सही लग रही है। कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, ये बात भी सही लग रही है। हैव फन इन द पार्क, ये बात गलत लग रही है, कि फन के लिए और भी बहुत तरीके हैं। मूवी ले जा सकते थे बच्चों को, कहीं भी ले जा सकते थे 1700 जगह, लेकिन फन के लिए सिर्फ हम 87% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही है, कि पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। सिर्फ पहचानना क्यों है?
सिर्फ पहचानने के लिए बात थोड़ी हुई है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात थोड़ी हुई होगी। ये भी एक पॉइंट हो सकता था यदि सी ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। जो भी क्लासरूम में प्लांट्स के बारे में सीखा था वो सब वो कोरिलेट कर पाएंगे जब वो रियल लाइफ में उस चीज को देखेंगे। ये एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी कि भाई रियल लाइफ से जोड़ दो लर्निंग को। तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास सी है। भाई हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो बेस्ट हो बाकियों से, या तो बाकियों को अपने अंदर इंक्लूड करता हो या बाकियों से बेटर हो। यही दो चीजें होती हैं पूरे आपके पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, while doing a map reading activity, Jayanti asked her friend, why is our village divided from neighboring town by lines on the map? When I go to sell vegetables to the town with my father, I do not see any such lines. What is Jayanti doing? मतलब जयंती एक बच्ची है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान, यानी बच्चों को मैप रीडिंग सिखाई जा रही थी कि मैप रीड करके कैसे समझते हैं कौन सी दिशा कहाँ है, और दिशाओं का ज्ञान करा रहे हैं उनको ईवीएस में। तो मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। होती है ना मैप्स पे लाइंस होती हैं। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती कि एक गांव से दूसरे गांव जाते समय बीच में रेखाएं हों जैसे मैप पे होती है, वैसी नहीं होती। जयंती क्या कर रही है, मतलब जयंती क्या करने की कोशिश कर रही है। ये जो बच्ची है जब वो टॉपिक पढ़ रही है क्लासरूम में, जो उसने रियल लाइफ में देखा है वो चीजें कुछ कुछ वहां पे मैच नहीं हो रही हैं। मतलब कुछ तो वो हायर लेवल थिंकिंग कर रही होगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटीज, बात तो सही लग रही है। अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा इस बात पे ध्यान दे। उसने अपने दिमाग में एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स कहते हैं इनको, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होती है, हाँ समझ लिया, ठीक है, नॉलेज हो गई, अप्लाई कर लेंगे, कहीं देख लेंगे जब जाके लाइन होती है नहीं होती। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या है, जो उसने एक्सपीरियंस किया था उस चीज का उसने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया इस तरह का, अच्छा वो तो अलग था। फिर वो सिंथेसाइज कर रही है, अपना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, क्या मैंने पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है बच्चे की, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लग रही है, जो कि एकदम सही बात है। ये बात तो एकदम फैक्ट है कि ये करने की कोशिश कर रही है बच्ची। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, जो बच्चा है वो अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कर रहा है, कि जो उसके अंदर जिज्ञासा है, जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं, ये बात भी सही लग रही है। रिफ्लेक्टिंग अपॉन एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग लॉजिक, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है जो भी ऑब्जर्व उसने किया है, जो भी उसके पास एक अवलोकन है, जो उसने ऑब्जर्व किया अपनी रियल लाइफ में जब वो सब्जी बेचने जाती है अपने पिताजी के साथ, और उसने ऑब्जर्व किया कि लाइंस जैसी मैप पे होती हैं वैसी तो नहीं है यहाँ। तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जब उसने क्लासरूम में पढ़ा तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे कि यार ये मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं है ना। तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है बच्ची, और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं था, फिर क्या ये बात गलत है या क्यों नहीं होता ऐसा, तर्क लगा रही है, सिर्फ मान नहीं लिया जो लिखा हुआ है। तो अब चारों ही बातें सही लग रही हैं हमें, लेकिन चारों बातों का जवाब तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही पेयर में हमें चूज करना है। अब हमें वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कोई भी दो बेस्ट ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, बाकी दो को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि पेडागोजी में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही हो कई बार। तो रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटी, बात तो सही लग रही है। तो ABCD तो हम चूज नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, लेकिन ये और भी चीजों से हो सकता था, जरूरी नहीं है इसके लिए वो रियल लाइफ में विजिट करती तभी नेचुरल क्यूरियोसिटी आती। तो हमें बेटर यहाँ ये लग रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे में, और रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वो अपने अनुभव के आधार पे। अगर सिर्फ दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो हमको B और D के साथ जाना पड़ेगा। B और D का ऑप्शन हमें साथ में दिख रहा है कहीं ना कहीं, यस। अगर हम बात करें, क्योंकि हम इसको नहीं हटा सकते ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी नहीं हटा सकते हम, और रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे, इसको भी नहीं हटा सकते, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ रिफ्लेक्शन में अपने आप अंदर आ गया कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे का रिलेट कर पा रहा है वो, तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो रियल लाइफ में तो रिलेट कर ही पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो D में अपने आप समाहित है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, C ऑप्शन की, कि नेचुरल क्यूरियोसिटी, तो ये क्वेश्चन पूछना या फिर अप्लाई करना हायर ऑर्डर थिंकिंग में, वो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आता है। तो ये B, जो C और A हैं, वो अपने आप बाकी के दोनों ऑप्शंस के अंदर समाहित हो जा रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन फिर हमारे पास B और D ही बचते हैं, जो कि D ऑप्शन है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये इस तरह की लाइंस होती है, इनकी बात हो रही थी। और फिर जब वो बच्चा रियल में जब जाता है कहीं अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचने, तो उसको दिखता है यार एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, कहीं लाइन तो है नहीं जैसी मैप पे होती है, ऐसा थोड़ी ये वाला गांव खत्म हो गया अब एक लाइन आ गई जमीन पे, ठीक है ना। वो माइलस्टोन लगा होगा, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्गा टेल्स रानी, दुर्गा एक बच्ची है, रानी को बता रही है
On Purnima full moon night, moon is round like chapati made by Ma. Kabir says no, it is like the puri fried in oil. Ranveer says no, you both are wrong. It is a football kicked by me in the sky. The explanation given by children indicates the development of which of the following objective. यानी कि हाँ, तो कह रहा है मैम बोर्ड ने ऑप्शन ए और सी ही माना है। अभी चेक कर लेंगे विकास, अभी चेक कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। 23 है ना वो क्वेश्चन नंबर, एक बार चेक कर लेंगे सारे सेशंस होने के बाद, मतलब सारी, क्योंकि मेरी नजर में ए और जो आपका ए और डी है वो नहीं माना होगा, क्योंकि मैं भी एक बार मैच कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता जनरली, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, डोंट वरी। बुक में है, बुक को तो छोड़ ही दो जब तक फाइनल ऑफिशियल आंसर की नहीं देख रहे हो। और ऑफिशियल आंसर की में भी कुछ महान टीचर्स हैं जो घुमा देते हैं अपनी मर्जी से कि नहीं ये होना चाहिए, जबकि जनरली ऑफिशियल आंसर की में रेयर कभी गलतियां होती हैं। ये जब हम सीडीपी की मैराथन में डिस्कशन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कैसे चीजें गड़बड़ाती हैं। उसमें आंसर वही बनेगा। मेरे क्वेश्चन का आप जवाब नहीं देती, माही कह रही है। माही इतने सारे लोग हैं, कैसे जवाब दूं यार। देखो अगर हम बात करें नो यू बोथ आर रॉन्ग, और वो कहता है द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय चिल्ड्रन इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब एक बच्चा है, दुर्गा रानी से कह रही है कि पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी के जैसा होता है, एकदम गोल, फुल मून नाइट है, ठीक है ना। जबकि कबीर बच्चा दूसरा है, वो कह रहा है कि नहीं, तेल में तली हुई पूरी के जैसा गोल होता है। रणवीर कह रहा है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, ये तो आकाश में मैंने फुटबॉल उछाली हो ऐसा लगता है चांद देख करके पूर्णिमा पे, जब वो फुल मून वाली नाइट पे। अब इसमें बच्चों की जो ये एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन कहां से कर रहे हैं? अपनी थिंकिंग से कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन से कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग से कर रहे हैं, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। किसके अंदर आती हैं ये सारी चीजें? लैंग्वेज, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब कहां आएंगी? ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आती हैं, है ना। आज भी हम डिस्कस कर रहे थे बैच में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आपको सीटेट में पूरा ब्लूम टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ना, लेकिन ये तीन पक्ष आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें उसके दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटी तीनों को हम जोड़ दें। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है वो संज्ञान यानी मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, बच्चे के ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जहां से ये बातें आ रही हैं। हाथों से थोड़ी सोच रहा है बच्चा, ब्रेन से सोच पा रहा है। अफेक्टिव होता है इमोशंस की बात, यहाँ कोई एज सच इमोशन की उतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन इमोशन जुड़े भी हुए तब भी वो कॉग्निटिव एक्टिविटी इसमें ज्यादा यूज हुई है। सॉरी। साइकोमोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकोमोटर में फिजिकल एक्टिविटी आती है। अब कोई कहेगा कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी आ तो रही है, वो कह रहा है कि फुटबॉल को किक करके भेजा है, लेकिन उसने किया नहीं है ना, ये उसकी इमेजिनेशन है कि फुटबॉल को किक किया है। इमोशनल एस्पेक्ट कुछ होता नहीं है, वो अफेक्टिव में ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसमें 23 में कोई कुछ कह रहा था कि ए और सी बताया बोर्ड ने। ए और सी तो है ही नहीं भाई, यहाँ कैसे बता दिया? ए और सी कैसे बता दिया बोर्ड ने? ऑप्शन में तो है नहीं है। ए और सी कैसे बता दिया? ऑप्शन में ही नहीं है ए और सी, ठीक है। बी और डी पे हमने बात की और यही दोनों बेस्ट हैं, बाकी के दोनों इसके अंदर समाहित हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ऑफिशियल आंसर बी और डी ही होगा, डी ऑप्शन जो करा है वही सही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ ईवीएस। टॉपिक है आपका, जब आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, नेचर ऑफ ईवीएस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ईवीएस की प्रकृति कैसी है, पर्यावरण अध्ययन की। परमानेंट है, परमानेंट तो दुनिया में कुछ नहीं होता। यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मल्टी डायरेक्शनल होगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ, कुछ सही और गलत बिल्कुल मैथ्स की तरह 2 + 2 4 होंगे, नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए ये चीज लागू होती है, तो ये भी गलत हो जाए। एक्सपीरियंशियल है, मेरा अनुभव क्या कहता है ना। किसी ने कहा धरती गोल है, वो कुछ तो हिसाब किताब लगाया होगा, कुछ तो अपना अनुभव के बेसिस पे कुछ तो कहा ही होगा। तो अनुभवजन्य है जो ईवीएस की प्रकृति है पर्यावरण अध्ययन की, वो आपने क्या अनुभव किया है। चलिए खैर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सबके लिए परिवेश अलग अलग अनुभव उसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी, तो ये क्या हुआ? अनुभवजन्य है, एक्सपीरियंशियल है नेचर। जया वॉज वेरी हंग्री टुडे, 26 नंबर क्वेश्चन है। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। देख लो कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से क्वेश्चन, आपको हंसी आ जाएगी पढ़ते पढ़ते पेपर में। जया वॉज वेरी हंग्री टुडे, शी फिनिश्ड ईटिंग हर टिफिन एंड वॉज सेटिस्फाइड। Her teacher brought packets of sweets for distribution since today was the foundation day of school. As soon as Jaya saw sweets, her mouth watered. Which of the following term is the correct description of this process?
अब ये क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, बिना मतलब इनका मन किया, ये सीटेट में इनके पेट पे बाण मारो, वो रामायण चलती थी ना लॉकडाउन में कि प्रभु ऐसे नहीं काम चलेगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आओ। इस कोई सेंस नहीं बनता, सीटेट में इनको देना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, ऐसे ही मन कर रहा है देंगे, है ना। तो इसके चक्कर में आप जाके अब क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ी पढ़ोगे, कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि आज तक के पूरे इतिहास में शायद 2 बार कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा मैक्सिमम, वो भी 2011 में जब सिलेबस अलग था। तो उस चक्कर में इस पे समय व्यर्थ नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ लेना कि अगर आ जाए तो इसको हम टिक कराएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देखो इसमें आप लोग गलत जवाब दे रहे हो यार। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई खाई, उसके मुंह में आ गया पानी। ठीक है, मुंह में पानी आया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन है? मुंह में पानी आने का सही वर्णन पूछा है सरकार। ये कौन सी प्रोसेस लगी है? आप कह रहे हैं कंडीशनड स्टिमुलस लगा है, तो मिठाई के बारे में थोड़ी पूछा है मिठाई क्या है या मिठाई की खुशबू क्या है, उसको देखते ही पानी आ गया मुंह में। मिठाई स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या करे, उत्तेजित करे। किसी ने आपको गाली दी, वो स्टिमुलस है, आपका मन करेगा वापस से इसको थप्पड़ मार दूं एक खींच के, है ना। ये क्या हुआ? स्टिमुलस था। अब रिस्पॉन्स करने का आपका मन करेगा उस स्टिमुलस को देख करके। तो मिठाई स्टिमुलस थी, रिस्पॉन्स आएगा क्या? मुंह से पानी आना, गोलगप्पे की खुशबू आ रही है, हा हा, मुंह से पानी कई लोगों के आ भी गया होगा। तो वो कंडीशनिंग है, वो इतनी बार वो चीज हुई है कि हमारे दिमाग को, ब्रेन को आदत पड़ गई है। वो जो पैवलोव का कुत्ता था, उसके मुंह में लार आती थी, ये थियरी भी मैंने कराई हुई है, यूट्यूब पे भी कराई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया है कि मुंह में पानी आना जो है वो रिस्पॉन्स है, वो प्रतिक्रिया है। तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी मेरे नाना जी की डेथ हुई, मैं उधर से आते हुए ड्राइव कर रही थी, फोन आया एक सर का, कह रहे कैसे हो मैम? मैंने कहा एकदम बढ़िया। हालांकि उस समय पे हो सकता है इमोशनली मैं बढ़िया नहीं हूं, ऐसा बहुत बार होता है जनरली, लेकिन आपको लोग उतने मिल रहे होते हैं, आप हर किसी को बैठ के दुख क्या समझाओगे। तो अब फिर उधर से उन्होंने पूछा कि अच्छा डेथ हो गई थी, कितनी एज थी, ये वो ऐसी बातें हुई। तो मुझे ये था इनको पता ही नहीं होगा, इनको क्या पता। तो वो उन्होंने टेलीग्राम पे या कहीं देखा होगा। तो उस केस में ये क्या हुआ, ये कंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर ये तो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है कि कोई भी पूछे कैसे, क्या चल रहा है, कैसे हो, एकदम बढ़िया। हमारी सबकी यही आदत हो गई है, और कितना आप कहानी सुनाओगे बिठा करके। तो अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, अनुकूलित प्रतिक्रिया है, ये हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है। और भाई क्या हालचाल, एकदम बढ़िया, चाहे बैंड बजी पड़ी हो, ठीक। तो ये क्या कंडीशन रिस्पॉन्स है कि जब हम मीठा देख रहे हैं, या मिठाई आ रही है, या गोलगप्पे आ रहे हैं, या कहीं से खुशबू आ रही है, तो वो याद कीजिए मोटू पतलू, है ना, एकदम वो खिंचे हुए चला जाता था जैसे उसको समोसे की खुशबू आती थी। तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, आदत हो गई है, ठीक है ना। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जिसकी कंडीशनिंग ना हुई हो, है ना, जिसमें कोई कंडीशनिंग हुई ना हो। अगर बच्चा भूखा होता और तब मिठाई आती तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाता। क्यों? क्योंकि भूख में खाना देख करके नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा ही, लेकिन जब आप भूखे तो नहीं थे। तो ये एक रीजन है। तो ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, उतना पढ़ना नहीं है हमको चक्कर में, अक्कड़ बक्कड़ी करेंगे। इस तरह की सिचुएशन सीटेट में आ जाए तो बाकी एग्जाम्स में प्रॉपर पढ़ के जाना ये वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन दी चैप्टर द प्लांट फेयरी ऑफ ईवीएस क्लास 3rd इन दीदीज प्ले चिल्ड्रन हैड टू टच द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। Which of the following objective is most suitable for organizing this game? बताइएगा। तो अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में, दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। यानी विशेषताएं बताई गई, भाई ये वाला पौधा ऐसा होता है, इसको टच करेंगे तो कांटा लगेगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा फील होगा। तो उसके आधार पर बच्चों को छू करके बताना था, टच करके बताना था। Which of the following objective is most suitable for organizing this game? किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया गया, बताइएगा एक बार। कराऊंगी मैं, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग मोस्ट करेक्ट प्लांट्स। यानी उद्देश्य यह है कि बच्चा जो है सबसे सही प्लांट के बारे में बता सके। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स अराउंड देम थ्रू प्ले। ये बात एकदम सही है कि खेल खेल में बच्चे उनके आसपास के प्लांट्स के बारे में सीख जाएं। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ जॉय एंड ग्रुप कोहेसिवनेस थ्रू गेम्स अमॉन्ग चिल्ड्रन। यानी कि हम फीलिंग ऑफ जॉय डेवलप करें, बिल्कुल सही बात है, साथ में कोहेसिवनेस, एक साथ रह करके बच्चे सीख रहे हैं। टू डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग थ्रू दी फीलिंग ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की बात कहां से आ गई यहाँ, है ना। और सबसे करेक्ट प्लांट बताना है, ये भी उद्देश्य नहीं है, खेल खेल में बच्चा सीख जाए, ये उद्देश्य है, जो कि बी और सी ऑप्शन में कहा गया है। बी और सी ऑप्शन है भी, हाँ, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कई लोगों ने तो आंसर्स के रट्टे लगा लिए हैं,
जरूरी नहीं है सबके सेट में सेम ही आता है, ये कई बार ABC में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, रट्टे मतलब आगे जाना किसी भी चीज के, वहां पे बेस्ट ऑप्शन चूज करके ही हिसाब लगाना है। देखिएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। NCF 2005 प्रेस्क्राइब्स टीचिंग ऑफ EVS फ्रॉम क्लास 1 to 3, यानी NCF 2005 कक्षा 1 से 3 तक EVS के शिक्षण को निर्धारित करता है। सही है ये बात? बताओ एक बार, कक्षा 1 से 3 तक EVS पढ़ाने को कहता है NCF, है ऐसा? For class 1 and 2, no textbook is prescribed in order to provide contextual learning environment to students. ये बात एकदम सही है, कक्षा 1 और 2 में EVS की टेक्स्ट बुक नहीं है ताकि बच्चे कॉन्टेक्स्ट से एनवायरमेंट को सीख सकें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। ये बात एकदम सही है। फिर आता है फॉर क्लासेस 1 and 2 EVS is taught through साइंस एंड सोशल साइंस। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। 3 का ऑप्शन है हमारे पास, थ्रू साइंस एंड सोशल। ना 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 ना, उल्टा कर दिया, बल्कि EVS में साइंस और सोशल साइंस तीनों आते हैं और क्लास 1 और 2 में तो EVS की भी टेक्स्ट बुक नहीं होती, तो ये तो गलत है। EVS इज अ सब्जेक्ट टॉट टू क्लास 4th और 5th ओनली, नहीं 3rd to 5th होता है, तो सिर्फ बी ही ऑप्शन यहाँ हमें नजर आ रहा है सही। ऐसा नहीं है कि प्रेस्क्राइब किया टीचिंग को सिर्फ 1st to 3rd ही पढ़ाओ, बल्कि 3rd to 5th पढ़ाना है, ये बात हुई है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन सही है जो कि है बी। तो इस तरह से पागल बनाया जाता है, इतने आसान क्वेश्चन को कितना घुमा करके इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई? ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग बिगिंस थ्रू अ बेसिक 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासरूम इन, यानी कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है, यानी 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासरूम। भाई आपको एक पिक्चर दिखा दी क्लासरूम की, है ना। मैपिंग बिगिंस किससे? क्लास 3 से 4 से 5 से या 1st और 2 में। अब आपको पता है कि बेसिक अगर हम EVS की बात ही कर रहे हैं तो वो तो क्लास 3 से ही शुरुआत हो रही है इस चीज की। किससे शुरुआत हो रही है? क्लास 3 से ही हो रही है, उससे पहले तो क्या ही होगी। लेकिन बात हो रही है मैपिंग सिखाने की, तो मैपिंग हम समय से पहले नहीं सिखाते यहाँ पे। सही जवाब आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे, वो है कक्षा 3, भाई क्लास 3। The concept of mapping begins through a basic 2-dimensional representation of classroom। अब वो क्लासरूम की फोटो हो सकती है उसमें लगी हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। यही हम बात कर रहे थे ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है जो आपका प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक, ये एक बार मैं लिख भी देती हूँ। 6 थीम्स किसी को याद आ रहे हैं? ये तो आज का आपका सेशन हुआ। खैर देखिएगा एक बार, इतनी सुंदर राइटिंग कब हो गई मेरी। रुको एक बार, खुश हो जाऊं पहले, 1 मिनट रुको यार। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे यार, दिमाग थोड़ा सा जोन्ड आउट हूं मैं आजकल। देखिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ 6 थीम्स की बात कर रहे थे जो EVS में होती है। आप लोग चिल्ला चिल्ला के घर वालों को बताओ फटाफट से, अगर प्रीवियस मैराथन वगैरह देखी है आपने तो आपको आइडिया होगा 6 थीम्स कौन सी हैं EVS की, जिन पे पूरा सिलेबस आपका बेस्ड है, आधारित है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अगर हम बात करें, शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार से शुरुआत होती है आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं दोस्त। ठीक, फिर क्या है? फूड, भाई परिवार में जन्म हो गया, खाना भी तो खाओगे। फिर पानी भी चाहिए पीने को, वाटर, रहने को घर भी चाहिए, शेल्टर, और फिर एक जगह पे तो टिकोगे नहीं, ट्रैवल करने को भी चाहिए, तो घूमोगे फिरोगे, ट्रैवल। और 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, बात सही है नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक बात है एकदम। तो ये 6 थीम्स हैं जिनमें 2 की सब थीम है, फूड की कुछ सब थीम्स है और फैमिली एंड फ्रेंड्स में प्लांट्स और एनिमल।